हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी, ये दो टॉपिक हम आज करेंगे। और इनके पहले मैं आपको एक आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन बता देता हूँ। ये आपका टॉपिक है। मैं इस टॉपिक के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आइंस्टीन ने मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन डिस्कस किया था कि एनर्जी और मास ये दोनों अलग अलग कंजर्व नहीं रहते, बल्कि एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है। अगर आप मास डिस्ट्रॉय करते हो, मास डिक्रीज होता है कहीं पर, तो उसको आप एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी को मास एनर्जी रिलेशन कहा जाता है। और ये फॉर्मूला दिया गया था 1905 में, ये फॉर्मूला दिया गया था। और इस मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू mc²। अगर आप m मास को डिक्रीज करते हो तो इसके साथ आप c इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ में मास क्या है? ये m है मास। और अगर मास डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि मास में डेफिशिएंसी आ रही है, तो डेफिशिएंसी इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। ओके, तो डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप करोगे डेल्टा E, इट्स एनर्जी। ओके, या इसको आप सिंपली E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज इक्वल्स टू डेल्टा mc²। डेल्टा m क्या है यहाँ पर? डेल्टा m है यहाँ पर मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट या मास की डेफिशिएंसी। इतना मास अगर कम होगा तो आपके पास जो रिलीज्ड एनर्जी है, उस मास के कारण जो रिलीज्ड एनर्जी है वो क्या होगी? डेल्टा m × c²। अब ये मास एनर्जी क्या होती है इस तरीके, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी होगी, जिसमें आपने थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी के अलग अलग टाइप है। और केमिकल एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी में क्या है? जैसे आपने ये देखा होगा, केमिकल अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि सेल के अंदर जो आपके बैटरीज होती है, बैटरीज के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? एक केमिकल एनर्जी का टाइप हो गया जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे एक मान लो ये यूरेनियम है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करोगे तो ये क्या होगा? किसी दूसरे क्रिप्टॉन और जीनॉन, दूसरे दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक होगा, प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स फिर से निकलेंगे। 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पर। एक क्या आपने बम्बार्डिंग किया, लेकिन यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं बाद में। ठीक है, क्योंकि ये इसको ही ब्रेक करके, यही जो न्यूक्लियस है टूट करके आगे दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी जो डिटेल्ड रिएक्शन है वो अपन बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्ड किया है, तो यहाँ पर क्रिप्टॉन प्लस जीनॉन, ये दो टुकड़ों में, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर निकलेगी एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी इस यूरेनियम के मास में चेंज होने की वजह से निकल रही। इतना मास यहाँ पर डिक्रीज हो गया, इस वजह से ये एनर्जी निकलेगी। ठीक है ना, इस साइड का जो मास है m1, इस साइड के मास m2 से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, और ये जो डिफरेंस है यही किसके अंदर रिलीज होगा? एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, इसी को हम मास एनर्जी बोल सकते हैं। इसको और भी अदर टाइप से भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी वगैरह देखेंगे, लेकिन अभी तो ये मैंने आपको केवल मास एनर्जी में किस तरीके से चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, उसके बारे में बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसके बाद
मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। अभी आपने ये देख लिया कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक एनर्जी रिलीज होती है अगर कहीं पर मास डिक्रीज होता है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो आगे क्या होता है। यहां पर है मास डिफेक्ट। स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट देखो क्या है, आधा जो नॉलेज होगा आपको इसके नाम से हो जाएगा, इसके बारे में आधा पता तो इसके नाम से पता चल जाता है। मास डिफेक्ट, मास आप सब जानते हो, डिफेक्ट मींस डेफिशिएंसी, ओके, कि मास में कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होना चाहिए, उसका मास एक्चुअल में होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन्स, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका मास, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूट्रॉन्स है वहां पर उनका मास, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस का मास उनके प्रोटॉन्स के मास के और उनकी न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर होना चाहिए, कि जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, जिनको कंबाइनली आप न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो, सभी न्यूक्लियॉन्स के मास को जब आप ऐड कर दो तो उतना मास किसका हो, न्यूक्लियस का हो, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो गए तब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ओके। न्यूक्लियस का मास हमेशा इन दोनों के मास के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। हमने मान लिया न्यूक्लियस का मास है सपोज m, और मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू वन प्रोटॉन का मास, ये टोटल प्रोटॉन्स का मास हो गया, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, आपको तो दिया होता है A दिया होता है मास नंबर और Z दिया होता है एटॉमिक नंबर। अगर ये दो चीज आपके पास अगर अवेलेबल है तो A में से अगर मास नंबर में से अगर आप Z को सेपरेट कर दोगे तो यहाँ पर टोटल बचेगा क्या, A माइनस Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये हो गया एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स का मास हो गया, और ये मास है उसके न्यूक्लियस का, ये हमेशा इनसे छोटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मास डिफेक्ट होगा यहाँ पर डेल्टा m इज इक्वल्स टू, डेल्टा m इज अ मास डिफेक्ट, ओके। आप लिख लो यहाँ पे मास डिफेक्ट डेल्टा m इज इक्वल्स टू z mp प्लस a माइनस z mn। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उसके टोटल प्रोटॉन्स एंड टोटल न्यूट्रॉन्स का मास हो गया, और इसमें से आप m को सेपरेट कर दोगे, जो एक्चुअल मास है इसको सेपरेट कर दोगे तो इसके डेफिशिएंसी का पता चल जाएगा कि एक्चुअल मास कितना कम है, ठीक है। तो मास में जो कमी हुई हो, कितनी कमी हुई है वो आपको यहाँ से पता चल गया। अब आप इसको आगे बता सकते हो, इसको अब इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Mass defect is a deficiency of mass in the nucleus. Okay, it is equals to the difference of mass of its constituent nucleons and actual mass of nucleus. ये आपका इसकी डेफिनेशन हो गई, ओके। और अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि mass of a nucleus should be equals to the mass of its constituents, but it's not true. In actual case, mass of one nucleus is always less than the mass of its constituents. इसके constituents के जितने भी मास है उन सब के मास से क्या होगा, कम होगा न्यूक्लियस का मास। इसलिए this deficiency of mass is known as a mass defect, and it is equals to total mass of protons plus neutrons minus actual mass of the nucleus, okay। तो ये आपके पास यहाँ पर मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया कि मास डिफेक्ट क्या होगा, Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन माइनस M, ओके। अब इसके बाद आ गया आपके पास
बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है ये भी आपको समझना है। देखो अभी आपने ये देखा है कि मास डिफेक्ट, मास कम हो जाता है, मास का ये हो जाता है, मास का हो जाता है। अब ये हो तो जाता है लेकिन ये मास गया कहाँ पर? अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो ये मास की कमी जो हुई वो कहाँ पर गई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसको आइडिया लेने के लिए, इसका आइडिया होने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मास, जितना मास डिक्रीज हुआ है वो ऐसे खराब नहीं गया है, वो कहीं पर वेस्ट नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोसेस में काम आया होगा। तो वो प्रोसेस कौन सी है? बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बाइंडिंग मींस किसी भी चीज को बाइंड करके रखने के लिए है ये। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हर चीज के लिए, हर प्रोसेस के लिए। जितने यूनिवर्स में फिनोमिना है, हर एक फिनोमिना के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी दिमाग लगाया होगा कि इतने सारे प्रोटॉन्स जिनका सभी का मास क्या है? पॉजिटिव मास है। जितने भी प्रोटॉन्स है उन सब का पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी मास नहीं, चार्ज। ठीक है, जितने भी प्रोटॉन है सबका चार्ज होता है पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स है ये तो न्यूट्रल है, इनकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बार मैं समझाने के लिए बताता हूँ, काम सभी आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है। अब सारे पॉजिटिव पार्टिकल इतने स्मॉल स्पेस, जिसमें कि हमने न्यूक्लियस का साइज बताया था 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी मीटर। ठीक है, इतने सारे प्रोटॉन्स जो कि सारे पॉजिटिव चार्ज है, क्या इतने से स्मॉल स्पेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर इनको आराम से रह सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल फैक्टर के सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करके क्या हो जाएंगे? अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, इन सबको बांधे रखने के लिए, इन प्रोटॉन्स को भी साथ ही साथ इनके न्यूट्रॉन्स को भी, इन सबको वहां पर बाइंड करके रखने के लिए कौन है? बाइंडिंग एनर्जी है। तो अब आप बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे कर सकते हो? ये देखो, energy required to bind all the protons and neutrons in very small space called nucleus is known as a binding energy। ठीक है, कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, इतने सारे नंबर्स को एक साथ बांधे रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी चाहिए, वो क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है EB से। इसको रिप्रेजेंट करोगे आप EB से। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी? दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जितना होगा वो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो कितना होगा? EB इज इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C²। EB इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू C²। EB बाइंडिंग एनर्जी हो गई, डेल्टा M इसका मास डिफेक्ट हो गया, और C² इसका स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? विच इम्प्लाइज डेल्टा M की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो EB इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M। ये तो आपको मास डिफेक्ट की वैल्यू आ गई, और इसको C² से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी आपके पास वहां पर रहेगी मास डिफेक्ट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप इनको ऐसा यूनिट्स में लोगे तो ये होगी इन जूल्स। ये एनर्जी किस में होगी? जूल। लेकिन न्यूक्लियर और एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं ना, तो जूल एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, इसको हम अदर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे कि यहाँ पर अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है, इस बाइंडिंग एनर्जी को जूल्स में काउंट करोगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम अदर यूनिट्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसके जस्ट बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है इसमें, बाइंडिंग
एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये क्या होती है? देखो बाइंडिंग एनर्जी तो ये हो ही गई, पर न्यूक्लियन, सिंगल न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जो भी दोनों में से है, सिंगल न्यूक्लियन से रिलेटेड कितनी एनर्जी है? ओके, द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स मास नंबर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, एनर्जी ऑफ रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप इसको लिख सकते हो EBN इज इक्वल्स टू, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इज इक्वल्स टू EB अपॉन A, EB अपॉन, ये आपके पास क्या हो गई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो सबसे पहले हम इसको मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इसके भी पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि इसकी अदर यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है, अदर यूनिट्स में के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास मास डिफेक्ट का। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस M, ये आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया। और EB का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। ये डेल्टा M है, इसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये EB का आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास EBN इज इक्वल्स टू EB अपॉन A, जहां पर A क्या है? A इज ए मास नंबर ऑफ, देखो न्यूक्लियस का जो मास है वो किलोग्राम या ग्राम्स में तो होता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा मास होता है उसका, तो वहां पर मास होता है AMU में। ठीक है, तो इसलिए जो मास डिफेक्ट आएगा वो भी किलोग्राम या ग्राम्स में तो नहीं आएगा, ऐसा यूनिट्स में नहीं आएगा, वो भी AMU के अंदर ही आएगा, AMU की यूनिट्स में ही आएगा। इसलिए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं अगर कहीं पर 1 AMU के इक्वल मास डिफेक्ट हो तो वहां पर उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, अगर आप 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? मास डिफेक्ट के लिए केवल और केवल उस यूनिट को इस वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सपोज डेल्टा M इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 AMU। ठीक है, लेकिन 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 AMU की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कर दोगे? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा M की वैल्यू क्या हो गई? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸। इसको आप जब सोल्व करोगे 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। 3 का स्क्वायर 9 लिख दोगे और 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 प्लस का है तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब आगे देखो क्या आने वाला है यहाँ पे 1.66 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। सॉरी ये यहाँ पर ध्यान रखना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, ये 9 है, ये 1.66 है और ये 10⁻⁻11 आ गया। इतने जूल होगी ये एनर्जी, तो जूल के लिए बहुत बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़ा नंबर हो गया।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके देख लो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के बराबर डिवाइड कर दो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को सोल्व करके देखो, इसको पूरे को सोल्व करोगे ना, इसको करके देखना आप, ये वैल्यू आएगी 931 वैल्यू आएगी। ठीक है, इनटू 10 टू द पावर ये -11 है और +19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 9.31 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स में ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये वैल्यू काफी बड़ी हो गई, तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं रखना, तो हम इसको मेगा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मेगा के नजदीक है इसलिए। तो आप इसको मेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये आ जाएगा 9.31 इंटू 10 टू द पावर 2, ये 6 से ऊपर जाके 2 बचेगा, और अब आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर मास डिफेक्ट कितना है, 1 AMU मास डिफेक्ट है, उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आ गई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। ठीक है, और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आने के बाद अब आपको इसका बेनिफिट क्या होगा वो देखो। सपोज किसी न्यूक्लियस का जो टोटल मास डिफेक्ट है वो आ रहा है 0.5, 0.2, 0.01, 0.021 AMU आएगा यूनिट, इसकी यूनिट क्या आएगी, AMU आएगी। इसलिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, इस यूनिट्स को, इस मास डिफेक्ट को C से मल्टीप्लाई नहीं करना बार बार, आपको क्या करना है, डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कितना बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो हम कल करेंगे, कल वाले क्लास में करेंगे, इसके एक एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से आप इनका ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपने किया है इसको यूज कर सकते हो बाय फाइंडिंग आउट मास डिफेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे। थैंक यू।